नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। मतलब जो हम ये ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश, डीजी कैश की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, राइट। फर्स्ट थिंग कि जो भी बंदा ये ई कैश यूज कर रहा है उसके पास ई कैश अकाउंट होना चाहिए डिजिटल बैंक के अंदर। अगेन आई रिपीट, डिजिटल बैंक के ऊपर सारे पीपल के पास ई कैश का अकाउंट होना चाहिए ओवर द इंटरनेट, अगर वो डीजी कैश का यूज करना चाहते हैं तो, ई कैश का यूज करना चाहते हैं तो। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि डिजिटल बैंक के अंदर उनके अकाउंट होने चाहिए, राइट। अब वो अकाउंट का यूज करके पीपल या फिर ई कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर ई कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट में होता है। अगर आपको कैश विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो आपके पास बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, तो वो अकाउंट का यूज करके आप कैश विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो। लाइकवाइज यहाँ पे हम ई कैश की बात कर रहे हैं तो बैंक भी फिजिकल से डिजिटल हो जाएगी। मतलब डिजिटल बैंक के अंदर हमारे पास अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट का यूज करके कोई भी पर्सन ई कैश विड्रॉ या फिर डिपॉजिट कर सकता है। नाउ द सिनेरियो इज दैट जब भी ई कैश विड्रॉ होता है, राइट, तब क्या होता है कि ई कैश यूजर का जो कंप्यूटर होता है वो कैलकुलेट करेगा, राइट, कि कितने डिजिटल कॉइन्स जनरेट होने चाहिए और वो सारे डिजिटल कॉइन्स का डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए। डिनोमिनेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज की भी नोट है, 200 रुपीज की भी नोट है, 2000 रुपीज की भी नोट है, 50 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, दीज आर द डिनोमिनेशंस, राइट। मतलब जब भी हम ई कैश विड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम मशीन के अंदर से आपका कैश विड्रॉ करते हो तो उसमें से 2000 रुपीज की भी नोट आती है, 100 रुपीज की भी नोट आती है, 500 रुपीज की भी नोट आती है। सो दिस 2000, 500, 100 इज नोन एज डिनोमिनेशन ऑफ द नोट, राइट। सो ई कैश यूजर का जो कंप्यूटर होगा ऑब्वियसली उसके ऊपर वो ई कैश का सॉफ्टवेयर होगा, वो कैलकुलेट करेगा कि कितने डिजिटल कॉइन्स जनरेट होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ टोकन्स, और वो सारे कॉइन्स का डिनोमिनेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 रुपीज का ई कैश रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे एक ही नोट चाहिए कि जिसका डिनोमिनेशन 2000 है, या फिर मुझे 500 रुपीज की 4 कॉइन्स चाहिए, राइट, कि जिसका डिनोमिनेशन ऑब्वियसली वहां पे हम कंसीडर करेंगे 5, तो ऐसे कितने कॉइन्स जनरेट होंगे 4। अगर मुझे डिनोमिनेशन 100 रुपीज वाले कॉइन चाहिए तो कितने कॉइन्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे? 20 कॉइन्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मुझे 2000 रुपीज का ई कैश चाहिए और उसमें से मैं अगर 100 रुपीज का डिनोमिनेशन कंसिडर करती हूँ तो, राइट। सो दिस इज द थिंग कि ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मुझे 2000 रुपीज का ई कैश चाहिए तो उसमें से कितने डिजिटल कॉइन्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और उसके डिनोमिनेशन क्या होंगे, राइट। तभी वो पर्टिकुलर अमाउंट को रिक्वेस्ट करके हम ई कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट किस हिसाब से हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। ओके, उसके बाद क्या होगा? कैलकुलेशन तो हो गया कि ओके मुझे 2000 रुपीज का ई कैश चाहिए और उसमें मुझे 500 रुपीज का डिनोमिनेशन वाले कॉइन चाहिए, तो वहां पे 4 कॉइन्स जनरेट होंगे, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 2000 रुपीज का ई कैश वहां पे जनरेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक रैंडम सीरियल नंबर जनरेट होगा सारे कॉइन्स के लिए। अगेन आई रिपीट, वो रैंडम सीरियल नंबर जनरेट होगा सारे कॉइन्स के लिए। एंड वो सारे रैंडम सीरियल नंबर क्यों जनरेट होंगे? बिकॉज वहां पे ब्लाइंडिंग फैक्टर मुझे इंप्लीमेंट करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे वहां पे ब्लाइंडिंग फैक्टर इंक्लूड करना है। ब्लाइंडिंग फैक्टर मतलब क्या? ब्लाइंडिंग फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये ई कैश किसने जनरेट किया है, राइट। सो ये पर्टिकुलर फैक्टर मुझे मेरे ई कैश के अंदर इंक्लूड करना है, इसीलिए मैं एक रैंडम सीरियल नंबर जनरेट करूंगी और मेरे जो भी कॉइन्स है उसके साथ मैं उसे अटैच कर दूंगी, राइट। अब जो कैलकुलेशन हमने किया, राइट, उसका रिजल्ट हम डिजिटल बैंक को सेंड कर देंगे।
अगेन आई रिपीट, जो कैलकुलेशन हमने किया उसका रिजल्ट हम डिजिटल बैंक को सेंड कर देंगे। बैंक क्या करेगा? ऑब्वियसली उसे एनकोड करेगा, लेकिन वो एनकोड क्या कर रहा है? वो ब्लाइंडेड नंबर एनकोड कर रहा है विथ इट्स ओन सीक्रेट की, मतलब वो डिजिटली उसे साइन कर रहा है। अगेन आई रिपीट, बैंक को भी यहाँ पे पता नहीं होगा कि ये कॉइन किसने जनरेट किया है, बिकॉज वहां पे ब्लाइंडेड नंबर्स होते हैं, मतलब वो नंबर या फिर वो आइडेंटिटी बैंक को भी पता नहीं होगी, राइट? लेकिन बैंक क्या करेगा? वो जो ब्लाइंडेड नंबर्स उसे मिले, वो खुद की सीक्रेट की का यूज करके उसे डिजिटली साइन कर देंगे, दैट इज इन शॉर्ट उसे एनकोड कर देंगे। एंड एट द सेम मोमेंट क्लाइंट के अकाउंट में से उतना अमाउंट डेबिट भी हो जाएगा, राइट? सो बैंक यहाँ पे टू डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट, उसके पास जो ब्लाइंडेड नंबर आया उसे वो एनकोड करेगा खुद की सीक्रेट की का यूज करके, एंड सेकंड, एट द सेम मोमेंट वो क्लाइंट के अकाउंट में से उतना अमाउंट डेबिट भी कर देगा। देन ऑब्वियसली उसके बाद ही वो ई कैश के अंदर वो ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट? इसलिए वो उसे डेबिट कर देगा। नाउ ये जो ऑथेंटिकेटेड कॉइन्स बन गए, क्यों हमारे कॉइन्स ऑथेंटिकेटेड कॉइन्स बन गए? बिकॉज बैंक ने उसे डिजिटली साइन किया है, इसीलिए ये अब जो कॉइन्स हमने जनरेट किए थे, अब वो कॉइन्स ऑथेंटिकेटेड कॉइन्स बन गए। अब बैंक क्या करेगा? खुद ने तो उसे साइन कर दिया है, तो वो सारे कॉइन्स अब यूजर को फिर से सेंड कर देगा, राइट? एक बार यूजर के पास वो ऑथेंटिकेटेड कॉइन्स आ जाते हैं, तो यूजर क्या करेगा? जो उसने ब्लाइंडिंग फैक्टर इंक्लूड किया था वो उसे निकाल देगा। अगेन आई रिपीट, यूजर ने ब्लाइंडिंग फैक्टर क्यों इंक्लूड किया था? ताकि बैंक को ना पता चले कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है, या फिर मोर प्रिसाइज उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड ना रहे, राइट? तो बैंक ने तो उसे डिजिटली साइन करके फिर से यूजर को भेज दिया वो ऑथेंटिकेटेड कॉइन्स। अब यूजर क्या करेगा? वो जो ब्लाइंडिंग फैक्टर उसने इंक्लूड किया था, अब वो उसे फिर से निकाल देगा। नाउ द डिजिटल कॉइन का मीनिंग क्या है? सीरियल नंबर जो यूजर ने जनरेट किया था, एंड अलोंग विद दैट बैंक ने जो सिग्नेचर की है वो, दैट विल बिकम द डिजिटल कॉइन। एंड उसकी वैल्यू किसने गारंटी दी है? बैंक ने उसके लिए गारंटी दे दी है बाय डिजिटली साइनिंग द कॉइन। अगेन आई रिपीट, एक बार वो ब्लाइंडिंग फैक्टर निकल जाता है, यूजर उसे निकाल देता है, तो अब उसके अंदर क्या रहेगा? वो पर्टिकुलर कॉइन के अंदर क्या रहेगा? सीरियल नंबर के जो यूजर ने जनरेट किया था और बैंक ने जो सिग्नेचर की थी वो। अब वो डिजिटल कॉइन उसका ही बन जाएगा, एंड अलोंग विद दैट बैंक उसकी गारंटी दे रहा है, राइट? सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू कंसिडर, राइट? अनदर थिंग, इसीलिए ये ई कैश इज कंप्लीटली एनोनिमस। अगेन आई रिपीट, हम ये ई कैश को एनोनिमस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंडिंग फैक्टर, राइट? अगेन आई रिपीट, बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंडिंग फैक्टर ई कैश इज एनोनिमस। एनोनिमस का मीनिंग क्या होता है? कि हमारे पास इसे यूज करने का फ्रीडम है। कोई भी प्रोडक्ट, लीगल इलीगल प्रोडक्ट सर्विसेज को बाई करने के लिए हम ये ई कैश का यूज कर सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ई कैश इज टोटली एनोनिमस, राइट? सो एनोनिमिटी ऑब्वियसली हमें फ्रीडम देता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाई कर सकते हैं, फिर वो लीगल हो या फिर इलीगल हो। और ये हमें कैसे मिला? हमने ये कैसे अकम्प्लिश किया? ई कैश का सॉफ्टवेयर कि जिसने नोट जनरेट की थी उसे हमने मास्क किया, राइट? जो भी ओरिजिनल नंबर जनरेट हुआ था, ओरिजिनल सीरियल नंबर जनरेट हुआ था विद द हेल्प ऑफ ई कैश सॉफ्टवेयर, उसे हमने मास्किंग किया, उसे हमने मास्क किया, उसे हमने ब्लाइंड बना दिया, राइट? कैसे? एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमारे नोट के साथ हमने अटैच कर दिया, राइट? इससे वो क्या हो गया? वहां पे हमने मास्किंग प्रोवाइड कर दिया, वहां पे हमें वो पर्टिकुलर नंबर को ब्लाइंड कर दिया, और उसके बाद हमने बैंक को वो चीज ट्रांसमिट की थी, राइट?
इस हिसाब से हमने यहाँ पे एनोनिमिटी को इंक्लूड किया। अब ये ब्लाइंडिंग किसने किया? ऑब्वियसली कस्टमर के सॉफ्टवेयर ने किया। क्यों किया? ताकि हम ये पेमेंट को किसी के साथ भी लिंक ना कर सके। दैट्स वाई हम ये ब्लाइंडिंग फैक्टर वहां पे इंक्लूड हुआ। अगेन आई रिपीट, ब्लाइंडिंग फैक्टर कस्टमर के सॉफ्टवेयर ने क्यों इंक्लूड किया? ताकि इट बिकम्स पॉसिबल फॉर एनीवन टू लिंक द पेमेंट टू द पेयर। किसने ये पेमेंट किया है वो लिंक ना हो सके, इसीलिए वहां पे हमने ब्लाइंडिंग फैक्टर इंक्लूड किया, राइट? इवन बैंक कैन नॉट कनेक्ट, दो बैंक ने साइन किया था, राइट, बट स्टिल बैंक खुद कनेक्ट नहीं कर सकता कि ये पेमेंट कौन से पेयर ने किया है, राइट? बिकॉज कि कस्टमर का जो ओरिजिनल नोट नंबर है वो वहां पे ब्लाइंड था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, दो बैंक ने वहां पे साइन की थी, right? In other words, we can say this is the way of creating anonymous and untraceable currency. Untraceable currency मतलब कोई भी बंदा ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये पेमेंट किसने किया है, right? But यूजर कैन प्रूव कि उसने वो पेमेंट किया है कि नहीं किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि बैंक या फिर कोई भी बंदा ये नहीं जान सकता कि ये पेमेंट किसने किया है, लेकिन अगर यूजर चाहे तो वो प्रूव कर सकता है कि उसने ये पेमेंट किया है कि नहीं किया है, राइट? So the thing is that this allows the bank to sign the note without ever actually knowing that who the issued currency will be used. बैंक जो ये करेंसी इश्यू कर रहा है वो कौन यूज करेगा, दो बैंक इज साइनिंग द नोट, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा, राइट? सो दिस इज द थिंग, द मीनिंग ऑफ एनोनिमस एंड अनट्रेसेबल करेंसी, कि कोई भी बंदा ट्रेस नहीं कर सकता कि किसने ये पेमेंट किया है, बट यूजर कैन प्रूव, यूजर खुद प्रूव कर सकता है। इवन बैंक कैन नॉट प्रूव कि ये पेमेंट किसने किया है, right? All right, so students, let's do one thing. Still ये e-cash के अंदर हमें further और भी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, that is using digital currency, business issues with e-cash, operational risk with e-cash and legal issues with e-cash, right? But as it is 12 o'clock, so हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।